नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अब उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। जिन्हें नाम वापस लेना था वो नाम वापस ले चुके हैं, जिन्हें बागी होना था वो बागी हो चुके हैं। अब एक तरह से कहा जाए कि चुनावी अखाड़ा पूरी तरह तैयार है, दंगल शुरू हो चुका है। अब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अब जबकि दोनों पार्टियों के प्रमुख जो दल हैं, दोनों के उम्मीदवार सामने हैं। आप पार्टी भी अपना यहाँ पहली बार भाग्य आजमा रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। अब मध्य प्रदेश का ऊंट किस करवट बैठने वाला है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। धन्यवाद। अरुण जी, पूरा एक तरह से कहा जाए कि अखाड़ा तैयार हो गया है, दंगल शुरू हो चुका है, पहलवान अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब मध्य प्रदेश किस ओर जा रहा है? देखिए, आज जो स्थिति है बड़ी बड़ी मतलब कौतूहलपूर्ण स्थिति है, क्योंकि चारों तरफ अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और उसका पैसा बिखरा पड़ा है। मुख्यमंत्री अपनी तरह से लगे हुए हैं, हालांकि उनको मैदान से बाहर कर दिया गया है, उनका दावा, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वो पूरी ताकत से प्रचार में हैं। और उनसे भी ज्यादा ताकत लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह। अब सवाल नारा ये आया है कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश। बड़ी बड़ी बातें, मोदी जी आज भी मध्य प्रदेश में हैं, मोदी जी फिर आएंगे, रोज आ रहे हैं। उनकी हर कोशिश ये है कि हर चंद कोशिश वो ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मध्य प्रदेश को एक नए मॉडल के रूप में कन्वर्ट कर लें, ताकि वो ये बता सकें कि दिल्ली से बैठ के स्थानीय नेताओं को, स्थानीय भाजपा इकाई को, मुख्यमंत्री को और पूरे बड़े नेताओं को किनारे करके सारी कमांड अपने हाथ में लेके और पूरी तरह से सूत्र संचालन खुद के हाथ में लेकर के वो ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो बात वो कह रहे हैं कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश, ठीक है, आप कह सकते हैं, क्योंकि आप तो मन की बात करते हैं, पर वो आम आदमी जिसके मन में अब तक मामा था, वो क्या सोच रहा है वो अभी नहीं बोला है। वो हो सकता है, मुझे लगता है कि वो अपनी उंगली से उसका जवाब देगा, और वो जवाब तो 3 दिसंबर को आएगा, 1 महीना है अभी। लेकिन दिख रहा है जितनी ताकत से बीजेपी सड़क पे अखाड़े में कूदती दिख रही है, जो दर्शक जो ताली बजाने वाले हैं, जिनको ये तय करना है, मनोबल बढ़ाना है, वो अभी मौन है। और मुझे जो लगता है वो ये है कि शायद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सबक देगा। अरुण जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कुछ दिन पहले हमने देखा था टाइम्स नाउ का मध्य प्रदेश को लेके ओपिनियन पोल था, जिसमें स्पष्ट तौर पे कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही थी। अभी 4-5 दिन पहले एक ओपिनियन पोल और आया है इंडिया टीवी का, जो रजत शर्मा जी का चैनल है, और उन्होंने फिर से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई है, कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने वो कराया है, पूरा सर्वे कराया है। नंबर 1 पे 43% लोग शिवराज जी को पसंद कर रहे हैं, जबकि 40% कमलनाथ जी को। इन ओपिनियन पोल के बारे में आपका क्या पोल है, क्या आपकी राय है? मुझे ऐसा लगता है, देखिए, ओपिनियन पोल बहुत समय तक सटीक रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर सटीक नहीं होते हैं। और ये जिनका जिक्र आपने किया है, जब शिवराज सिंह चौहान का नाम बीजेपी जिसे मुख्यमंत्री बनाना है वही नहीं ले रही है, तो उस पोल का क्या मतलब है? जिस आदमी को कुर्सी पे रहते हुए, जिसका नाम ना नरेंद्र मोदी ने लिया, ना अमित शाह ने लिया, ना प्रदेश अध्यक्ष ने लिया, ना कोई और ले रहा है, तो उसका पोल में, उसके नाम पर पोल करने का अर्थ क्या है? बेशक उनने मंच पे नहीं लिया, लेकिन एक पत्र जारी किया बाद में उनने, नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है मतदाताओं को, जिसमें बड़ी तारीफ की है शिवराज जी की और उनके कामों की। सामने रह के आप कुछ और कर रहे हैं और चिट्ठी लिखे कुछ और कर रहे हैं, दोनों चीजें अलग अलग है। मतलब अब आप, ये तो वही स्थिति हो गई कि बाजार में मिले तो गरिया दिया, और जब गए तो घर जाके एक चिट्ठी लिख दी और सबको कह दिया देखो बहुत अच्छे आदमी। तो ये बॉडी लैंग्वेज एक अंग्रेजों ने शब्द निकाला है, जिससे पता लग जाता है कि कितना शिवराज जी को पसंद किया जा रहा है। और शिवराज जी खुद इस स्थिति को समझते हैं। आपको याद होगा, उन्होंने बुधनी में जब ये टिकटों का और उनका नाम नहीं लिया जा रहा था, तब लोगों से पूछा कि चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, मेरी सरकार कैसी थी। आखिर में उन्होंने मोदी के सामने ही 5 अक्टूबर को ताल ठोक दी थी, और जबलपुर में पूछ लिया था कि बताओ मेरी सरकार कैसी चल रही है। और फिर 6 अक्टूबर को ढिंडोरी में तो और आगे बढ़े, उन्होंने न केवल सरकार का पूछा, ये भी पूछा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सवाल उठाया था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए था। और अगला डायलॉग बहुत साइलेंटली कहा था कि जो हमारी मदद करेगा हम उसकी मदद करेंगे। तो ये वही शिवराज जी हैं। इतने सब के बाद, जब ये सब होने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना रवैया बदला था और वो टिकट बटे जो शिवराज सिंह चाहते थे। अभी भी
आज पूरे प्रदेश में आप घूम रहे हैं, कहीं देखिए सबसे बड़े होर्डिंग सिर्फ मोदी के मन में मध्य प्रदेश। मोदी का इतना बड़ा मन है तो मैं कहता हूं कि देश को ठीक ढंग से देख लेते ना। मणिपुर भी है इसी देश में, वहां चले जाते, एक बार देख आते। तो चुनाव के वक्त अब ये जनता बहुत समझदार है, कोई भी तबका हो, दलित हो, आदिवासी हो, सामान्य वर्ग के लोग हों, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, सबको समझ में आ रहा है कि मन की बात एक तरफा जो हुई है वो बाईसी वर्षा नहीं है, दो तरफा नहीं है। कनेक्ट एक तरफ से है, कहा जाता है, सुना नहीं जाता है, और कहने और सुनने की बात होती है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होने वाला। अरुण जी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं, वहां कांग्रेस का मुकाबला भाजपा की बजाय ईडी से हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी ईडी से लड़ रहा है पूरा मुख्यमंत्री, लगातार बयानबाजी, और राजस्थान में भी है। मध्य प्रदेश इन सब चीजों में बचा हुआ है फिलहाल। कहाँ बचा हुआ है? मध्य प्रदेश में केवल पीपुल्स ग्रुप का जो पुराना मामला था, उससे पहले आप चलिए जरा, जो बुधनी में छापा पड़ा था इनकम टैक्स का ट्राइडेंट ग्रुप पे, वो क्या था? नहीं, वो मैं बताता हूँ, जो मेरी जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आप तक वो खबर पहुंची कि नहीं पहुंची। ट्राइडेंट ग्रुप के जो मालिक हैं वो पंजाब के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, आप पार्टी में हैं वो, और ये आशंका थी कि शायद वो यहाँ आप पार्टी को फाइनेंस कर सकते हैं, इसलिए वो छापा पड़ा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन वो शिवराज सिंह के बहुत करीबी हैं, ये भी आप मानो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बहुत करीबी हैं, और जितना यहाँ ईडी के बजाय इनकम टैक्स से काम चल रहा है। वार्निंग दी गई, चेतावनी है, ये मतलब ये जो है ना, मैसेज दे दिया कि देखो ईडी भी आ सकती है। अभी तो इनकम टैक्स आई, चुपचाप अपना करके मैसेज देके चली गई। ये मैसेज आप कह रहे हैं वो भी मैं मान लेता हूं कि आपके लिए है, लेकिन उनके लिए भी है जिनके इलाके में, जिनका सब कुछ वहां दांव पे लगा, और उसी इंडस्ट्री के जरिए उन्होंने बहुत बड़े क्लेम किए हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 4 या 5 दिन पहले कहा था कि ईडी 2-3 दिन में आने वाला है। उनकी बात तो गलत साबित हो गई, ईडी तो आए नहीं अभी। अरे अभी तो बहुत समय है। अभी देखिए, राजस्थान की बात कर रहे थे आप, वहां ईडी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ईडी की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी वहां की स्थापित नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को नेस्तनाबूद करने पे तुले हुए हैं। अब वसुंधरा राजे एक ताकत हैं, एक पहचान है उनकी, और वो बरसों से वहां सक्रिय हैं। ये सारे प्रयोग जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में प्रयोग किया, कुर्सी पे रहते शिवराज जी को साइडलाइन किया, वहां वो हार चुकी थी चुनाव, उसके बाद भी उन्होंने बहुत तगड़ी चुनौती दी है, जवाब भी दिए हैं, मीटिंगें हुई, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो अपना काम कर रही हैं। तो इसलिए फिर क्या जरूरत पड़ेगी जब पार्टी नहीं कर पा रही, क्योंकि बीजेपी इनके जेब में है, तो दूसरी चीजें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स यही बचते हैं, तो ये काम कर रहे हैं। अरुण जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चुनाव के टाइम पर मतदाता ये उम्मीद करता है कि आप हमारे मुद्दों पे बात करेंगे, आप बिजली पे बात करेंगे, पानी पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, विकास पे बात करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये चुनाव जय वीरू के सोले पे जा रहा है, छेंडू पे जा रहा है। कोई डायलॉग बोल रहा है। कल सिंधिया जी ने बोला, झूठ बोले कौआ काटे, मैं कांग्रेस के लिए काला कौआ हूं। तो ये काला कौआ, छेनू, जय वीरू, ये है क्या? ये मध्य प्रदेश की राजनीति में पहले नहीं होते थे, ये नए पात्र गढ़े गए। नहीं, अब देखिए सवाल यह है कि जब जय वीरू की जोड़ी आई, तो जय वीरू की जोड़ी को सामने कौन लाया था, याद करिए, वो ठाकुर जिसके हाथ गब्बर ने काट दिए थे। अब जय वीरू आ गया तो यहाँ ठाकुर कौन है? अगर आज पहली दृष्टि में देखें तो निरी और हाथ कटा ठाकुर तो एक ही आदमी है, जिन्होंने खुद कहा था। और अब ऐसे में जय वीरू बुलाए ठाकुर ने, तो फिर गब्बर कौन है? और आप ये देखिए, छेनू आया और वो सब छोड़िए, जय और वीरू किस गब्बर को निशाना बनाने वाले हैं, इसमें ठाकुर की कितनी भूमिका है? अगर मजाक में ही देखें तो ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि ठाकुर के हाथ कटे तो जय वीरू सामने आए, और जय वीरू दोनों मान रहे हैं कि हाँ जय वीरू। वैसे एक और याद करिए आप कि नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह की जोड़ी को भी उन दोनों ने ही खुद को जय वीरू कहा था। अब अगर जय वीरू की जोड़ी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की चोर है, तो फिर ये क्या थे? ये तो इन्हीं से पूछा जाए। मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आ रहा हूँ। एक बड़ी घटना मध्य प्रदेश में घटित हुई है कल देर रात में। घटना हुई है दिमनी में, मुरैना जिले का जो दिमनी है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहां एक ऐसी छोटी सी घटना थी जो लेके आज बहुत बड़े स्वरूप में बदल गई है। घटना ये हुई है कि एक गांव में एक व्यक्ति ट्रैक्टर से अपना निकलता था, उसमें अपना म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया था, और वहीं रहने वाले एक तोमर परिवार के व्यक्ति ने कहा कि जब भी यहाँ से निकलोगे आप अपना म्यूजिक बंद कर लोगे ट्रैक्टर के ऊपर। लेकिन कल उसने रात को 9:20 पर अपना म्यूजिक लेके निकला, तो वो जो तोमर परिवार के लोग हैं वो उसके पीछे गए, उसको डांटा। थोड़ी देर में वहाँ गोलियां चलने लगी और उसमें गुर्जर समाज के एक युवक की मौत हो गई।
मौत के बाद में पूरी रात भर ऊधम मचा है, वहाँ चक्का जाम चला है और इसके बाद में गुर्जर समाज का ऐसा प्रेशर आया कि तोमर समाज के लोगों के जो आरोपी गण हैं उनके मकान आज प्रशासन ने तोड़ दिए हैं। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, सब जानते हैं कि तोमर नाराज होंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में ऐसा कौन व्यक्ति है जो तोमर लोगों के मकान तोड़वा रहा है या उनको नोटिस दे रहा है? जो भी एक घटनाक्रम है, इसे आप राजनीतिक रूप से किस रूप में ले रहे हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक आम आदमी के तौर पर कि नरेंद्र सिंह तोमर वैसे भी दिमनी में लड़ना नहीं चाहते थे, उनको टिकट दिया गया। दिमनी की स्थिति ये है कि वो बीजेपी की सीट नहीं रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में झूलती रही है। और पिछला उपचुनाव जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दिमनी से जो लड़े थे वो गए थे, तो भी फिर उनको हरा दिया था। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात जो आपने की, आचार संहिता में ये ऑर्डर किसने दिया कि मकान तोड़ दो? बुलडोजर मामा तो चुनाव आचार संहिता में, तो ये मामा का बुलडोजर दिमनी के इलाके में तोमर के घर पहुंचा कैसे? क्योंकि वहां 3 तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। गुर्जर कम्युनिटी जो लड़का मारा गया है वो कम्युनिटी आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में महीनों से नाराज हैं, क्योंकि उनको ग्वालियर में जो उनके प्रदर्शन के दौरान जो घटना हुई उसके बाद बड़े नेता उनके जेल में हैं, बहुत सारे लोग फरारी में चल रहे हैं और पूरी कम्युनिटी मुरैना जिले में तो खासतौर पर गुर्जर कम्युनिटी काफी नाराज है और इसीलिए शायद रुस्तम सिंह ने पार्टी छोड़ दी, उनका बेटा बीएसपी से चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां गुर्जर सामने है बीजेपी के, उस इलाके में भी 10-20 हजार गुर्जर तो होंगे ही, क्योंकि पूरी बेल्ट है। और तोमर अगर निशाना बना रहा है गुर्जर को, तो इसका मतलब यह है कि तोमर ने तोमर को उकसाया। अब ये अगर इसके पीछे, जो मुझे कतई उम्मीद नहीं और मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा कि इसके पीछे नरेंद्र सिंह तोमर का हाथ है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अपना पांव कुल्हाड़ी पे वो नहीं रखेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर के रास्ते में ये कांटे जैसा है, कांटे बिछाने जैसा है। ये फैसला किस स्तर पर हुआ? ये भोपाल स्तर पे हुआ या जिले में कलेक्टर के स्तर पे हुआ? क्योंकि कलेक्टर अचानक फैसला नहीं कर सकता। मुझे ये भी पता लगा है कि मकान गिरा देने के बाद बैक डेट में नोटिस दिया गया है। तो ये जो तरीके हैं, इसके पीछे उसके सूत्र संचालन किसके हाथ में है? मुझे नहीं लगता है कि कोई नरेंद्र तोमर का हितैषी ऐसा कर सकता है। ये उनके खिलाफ बड़ी साजिश लग रही है। अब ये आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि कमलनाथ जी के बेटे ने घोषणा कर दी कि 7 तारीख को उनके पिता शपथ लेंगे मध्य प्रदेश की। ये पहली बार हुआ है कि कोई राजनीतिक दल के सांसद है, वो बड़े जिम्मेदार नेता हैं। दूसरी ओर मैंने जैसा कहा कि अखाड़ा पूरा सज चुका है, दंगल जारू हो गया है। अब अरुण दीक्षित जी का क्या आइडिया है कि मध्य प्रदेश का ऊंट किस करवट बैठ रहा है? देखिए, आज की तारीख में अगर जो सतह पर दिखाई दे रहा है उस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी ने युद्ध में एक होता है कारपेट बॉम्बिंग, मतलब बमबारी, किसी को बचने नहीं देते हैं, बिछा देते हैं दरी की तरह बम। वो नहीं, गजापट्टी हाँ, गजापट्टी जैसे इजराइल ने कर रखी है वैसे। तो बीजेपी ने पूरी ताकत, नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, वैष्णव, यादव, तो ये है, कई राज्यों के नेता यहाँ पड़े हुए हैं। तो एकदम युद्ध स्तर पर बीजेपी काम कर रही है और मोटी रकम खर्च कर रही है, दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी का पैसा, बीजेपी की ताकत सड़कों पर है, गलियों में है, झुग्गियों में है, शराब की बोतलों के रूप में है, लिफाफे में बंद रुपयों के रूप में है, सब कुछ है। लेकिन कांग्रेस इसके आगे बहुत कम है, 10% भी नहीं है। जितनी ताकत बीजेपी के पास है उसकी 10% कांग्रेस के पास नहीं है। लेकिन जितना मैं लोगों से मिला हूं, बात कर रहा हूं, युवाओं से बात कर रहा हूं, गांव के लोगों से बात कर रहा हूं, तो वो कहते हैं हमें तो बदलाव चाहिए। और रविंद्र जी याद करिए, 1977 के आपातकाल के बाद 1980 जब आया था, 2.5 साल में ही इसी देश की जनता ने निर्णय बदल दिया था और इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गई थी। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो छटपटाहट है, जो मध्य प्रदेश पर कब्जा करने का जो उनकी जो कोशिश चल रही है, वो ये साबित करती है कि जनता कुछ और चाह रही है और ये कुछ और चाह रहे हैं। अगर आसान होता, अगर कुछ सामान्य स्थितियां होती, तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इतनी ताकत लगाते? क्यों? एक बात और समझ लीजिए, कर्नाटक में जो हुआ वो अपनी जगह थी, लेकिन अगर मध्य प्रदेश बीजेपी हार जाती है तो ये नरेंद्र मोदी की हार होगी, अमित शाह की हार होगी, ना बीजेपी की होगी, ना शिवराज की होगी। और इसीलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब ये देखना है कि नरेंद्र मोदी का ये नारा कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश,
लेकिन नतीजा बताएगा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी कितने थे, कितने हैं और कितने होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पब्लिक ओपिनियन उसके साथ है और ताकत में बीजेपी आगे है, पर पब्लिक जो फैसला करेगी मुझे लगता है कि वो वही करेगी जो उसके मन में है। मोदी के मन में जो है वो नहीं करने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी, जिनका कहना है कि परिणाम क्या होगा नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि यदि मध्य प्रदेश भाजपा के हाथों से निकला तो ये मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं की नहीं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की व्यक्तिगत हार मानी जाएगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, यदि आप मेरे कार्यक्रम को फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसमें फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।